वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत की खबरों से अपडेट कराते हैं और साथ ही साथ फिल्मी कलाकारों की जिंदगी, उनके करियर से भी रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में दो पौराणिक सीरियल रामायण और महाभारत, इन दोनों ही धारावाहिकों को जो लोकप्रियता और लोगों का प्यार हासिल हुआ, वो शायद ही किसी सीरियल को हासिल हुआ हो। इसका प्रमाण ये है कि जिन कलाकारों ने इन सीरियल्स में काम किया, वो आज भी अपने निभाए हुए कैरेक्टर रोल्स के लिए जाने जाते हैं और वही उनकी पहचान बन गए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो इन्हीं रोल्स के लिए इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गए हैं। एक ऐसे ही कैरेक्टर यानी कि महाभारत में दुर्योधन का किरदार अदा करके अपनी पहचान बनाने वाले पुनीत इस्सर से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमने उनसे खास बातचीत की और उन्होंने दुर्योधन के किरदार पर अपने अनुभव हमसे साझा किए। ये सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं पुनीत इस्सर के अभिनय के सफर पर। मामा श्री, मुझे नाव की आवश्यकता है। द्रौपदी आज से मेरी दासी है युधिष्ठिर। भारतीय टेलीविजन के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में दुर्योधन की पहचान बन चुके पुनीत इस्सर आज फिल्म इंडस्ट्री का अभिन्न अंग बन चुके हैं। पुनीत इस्सर का जन्म 6 नवंबर 1959 को अमृतसर पंजाब में फिल्म निर्माता सुदेश इस्सर के घर हुआ। यूं तो पुनीत इस्सर आर्मी का हिस्सा बनना चाहते थे, क्योंकि उनके घर में बहुत से लोग सेना में थे और इनकी पर्सनालिटी भी इसी तरफ इशारा कर रही थी कि ये फौज का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इन्होंने FTII में एडमिशन ले लिया और वहाँ इन्हें लगा कि ये अभिनय के लिए बने हैं। अभिनय की बारीकियां सीखने के साथ ही पुनीत ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। पुनीत जब फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुए तो महान निर्देशक मनमोहन देसाई ने उन्हें विलन का रोल ऑफर किया और पुनीत ने वर्ष 1983 में फिल्म कुली में विलन की भूमिका निभाई। वही फिल्म कुली का वो सीन कोई नहीं भूल सकता कि जब शूटिंग के दौरान एक स्टंट में अमिताभ बच्चन को गंभीर चोट लग गई थी और क्योंकि वो सीन पुनीत इस्सर साहब के साथ ही था और उसी एक्शन सीन में चोट लगी थी, इसीलिए पुनीत इस्सर का नाम बदनाम हो गया। काफी दिनों तक पुनीत को प्रेस और अमिताभ के प्रशंसकों का गुस्सा झेलना पड़ा था। इस हादसे के बाद करीब 4 साल तक इन्हें कोई काम नहीं मिला, जिसके बाद फिल्म पुराना मंदिर से इन्होंने वापसी की। इस फिल्म में इनके काम को खूब सराहा गया। इनकी किस्मत तब पलटी कि जब BR चोपड़ा ने अपने पौराणिक धारावाहिक महाभारत में इन्हें दुर्योधन का किरदार निभाने को दिया। यही किरदार इनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने इन्हें अलग पहचान दिलाई। दुर्योधन के किरदार में घर घर में लोग इन्हें जानने लगे। मुझे इसकी मृत्यु चाहिए, आक्रमण! महाभारत में अपनी सफलता के बाद इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। इनमें चंद्रमुखी, प्रेम शक्ति, सनम बेवफा, राम जाने, बॉर्डर, रिफ्यूजी, क्रिश, बचना ए हसीनो, रेडी जैसी कई प्रसिद्ध फिल्में रही। मेरी यादा भी आज क्या कर गई, देखो मेरी यादा भी आज क्या कर गई। बेहतरीन फिल्मों में अभिनय करने के अलावा पुनीत ने कुछ बेहद ही शानदार फिल्मों का निर्देशन भी किया। उन्होंने अपने फिल्म निर्देशन की शुरुआत गर्व, प्राइड एंड ऑनर के साथ किया। फिल्म के साथ वे टेलीविजन उद्योग में अपनी भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते हैं। महाभारत के अलावा इन्होंने परमवीर चक्र, भारत एक खोज, जुनून, नूरजहां में अभिनय किया। पुनीत इस्सर आज भी महाभारत के दुर्योधन किरदार को थिएटर के जरिए दर्शकों के जहन में ताज़ा किए हुए हैं। महाभारत द एपिक टेल नाम से उन्होंने इस प्ले को खुद लिखा और डायरेक्ट किया है, जिसे लोगों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। आज हमारे इस खास शो में जो खास मेहमान मौजूद हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। भारतीय टीवी सीरियल में सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रसिद्ध महाभारत के किरदार दुर्योधन इस वक्त हमारे साथ हैं और आज हम उनसे खास बातचीत करने जा रहे हैं। सर, 1988 में महाभारत रिलीज हुआ था, तब से लेके 3 दशक गुजर चुके हैं, लेकिन दुर्योधन के किरदार को एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपने अब तक जिंदा किए हुए हैं।
तो हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्या ऐसा अट्रैक्शन है कि आप अब तक उस किरदार से जुड़े हुए हैं और उसको अब तक निभा रहे हैं। जी हाँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिस महाभारत में हमने काम किया था, किस तरह ईश्वर ने उसे नवाजा है और पब्लिक ने सराहा है, और आज भी 35 वर्ष हो चुके हैं और 35 वर्षों के बाद भी लोग जो हैं दे आइडेंटिफाई विथ दैट सीरियल, सारे पात्रों के साथ वो आइडेंटिफाई करते हैं, एंड ख़ास तौर से दुर्योधन के साथ। तो ये तो मेरी खुशनसीबी है। और ये भी है कि 2017 में मैंने एक प्ले बनाया जिसका शीर्षक था महाभारत एन एपिक टेल। उस प्ले को मैंने लिखा, उसको मैंने डायरेक्ट किया, उसको मैंने पार्ट प्रोड्यूस किया, और ये जो प्ले है ये दुर्योधन और कर्ण के दृष्टिकोण से बना है। जी। उनकी मित्रता को आधार रख कर जी। हमने पूरी महाभारत जो है वो अभिव्यक्त की है। तो मेरा ये था कि कितने वर्ष बीत चुके हैं, मैं थिएटर किया करता था, तो मुझे लोग कई बार आके कहते पुनीत जी आप दुर्योधन के साथ कुछ करें, बिकॉज कई किताबें लिखी गई हैं, कई जैसे रश्मि रथी दिनकर जी ने वो कर्ण के दृष्टिकोण से लिखी, मृत्युंजय शिवाजी राव सावंत जी ने लिखी, बी.आर. चोपड़ा साहब ने महाभारत बनाई, सारे पात्रों को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, वो कृष्ण भीष्म, कई किसी ने द्रौपदी लिखा तो किसी ने कृष्ण लिखा, किसी ने अर्जुन लिखा। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने दुर्योधन पर कुछ काम किया। एक ही किताब है, मैं मुझे ज्ञात है, इसका नाम है उरुभंगम, महाकवि भास ने लिखी थी। वो दुर्योधन के दृष्टिकोण से वो महाभारत उन्होंने अभिव्यक्त की थी, वो मैंने पढ़ी थी। कमाल। तो मेरा था कि क्यों ना ऐसा एक प्ले बनाया जाए जिसमें हम दुर्योधन के दृष्टिकोण से हम पूरी महाभारत को व्यक्त करें। तो मुझे मौका मिला, मैंने बनाया और वो बहुत ही सुपरहिट हुआ। आज हमारा 83rd शो होने जा रहा है। तो बीच में 2-2.5 साल हम कोरोना के लिए हमने बंद कर दिया था, नहीं तो शायद अब तो हमारे 250 शोज हो चुके होते हैं। सर कोरोना में बंद जरूर हो गया था, लेकिन लॉकडाउन में वो देखिए अगेन वही किस्मत की बात है, लॉकडाउन में फिर से महाभारत दिखाया गया, तो लोगों की जो याददाश्त है वो तरोताज़ा हो गई, और जो यंगर जनरेशन है वो भी फिर से उससे वाकिफ हो गई। लेकिन आप भी इस कैरेक्टर को आगे बढ़ा के यंगर जनरेशन को जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो सर उसके लिए दुर्योधन के किरदार के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, खासतौर पे दुर्योधन का जो किरदार है वो काफी स्ट्रॉन्ग है फिजिकली भी, तो उस तरह की किस तरह की तैयारियां आपको करती रहनी पड़ती हैं? देखिए क्या कि मैंने दुर्योधन के बारे में कहा ना, एक तो मैंने उस पात्र को मैंने 1988 में किया था, लेकिन उस पात्र को फिर हमने जिया है। जी जी बिल्कुल। बिकॉज क्या है कि जहाँ भी गए हमारी वास्तविकता, हमारी पहचान उस पात्र से बनी। तो मैं मतलब पुनीत सर लोग बाद में कहते हैं, वो मुझे दुर्योधन पहले कहते हैं जी। तो वो एक डेफिनेटली, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही जो मतलब गिने चुने, जैसे एक अमजद खान ने एक फिल्म की तो शोले, तो एक गब्बर सिंह है ये, अमरीश जी मोगैम्बो है, यू नो अमिताभ बच्चन विजय है, सलमान खान प्रेम है। तो जो पात्रों से जो आदमी जब एक ख्याति प्राप्त करता है तो वो एक आदमी का एक अस्तित्व बन जाता है। तो ये तो ये मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मेरे साथ तो दुर्योधन का वो टैग जुड़ा। फिर मेरा था कि क्यों ना हम क्या कि आजकल ये जो आजकल की यंग जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, इन्हें इसके बारे में बहुत कम पता है, इसके बारे में आजकल की जो महाभारत है। तो मेरा था कि अब लोगों के पास समय नहीं है कि 90 जो क्या कहते हैं इसको 90 धारावाहिक एक घंटे के लोग देखें, उतना समय निकालें। तो फिर मैंने इसे प्लान किया क्यों ना ऐसा एक प्ले बनाया जाए जिसमें हम 3 घंटे में संक्षिप्त रूप से पूरी महाभारत को हम अभिव्यक्त कर सकें। सर जैसे आपने कहा कि लोग जो हैं वो उस पात्र को ही उसको हम देखना शुरू कर देते हैं, तो आपने जैसे कि महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाया, तो इस तरह में आपके असली जीवन में किस तरह से बदलाव आए हैं, थोड़ा सा पब्लिक भी ये जानना चाहती है। क्योंकि जब एक कैरेक्टर होता है, जब एक कलाकार अभिनय करता है उसमें, और एक जब पौराणिक कैरेक्टर जब वो अदा करता है, तो उसमें उन दोनों के अंदर क्या फर्क होता है? नहीं मतलब बाहर लोग आपको किस तरह से देखते हैं? एक आदमी की इमेज होती है जी, ये मतलब कि मैं इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं दुर्योधन बन के मैं जीऊंगा पूरी जिंदगी, दैट इज रॉन्ग। आई एम एन एक्टर, इट इज स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ।
जब मैं आता हूँ तो मुझे आई एम एन एक्टर, मुझे पता है कि मैं एक रोल में मैं ढाला गया हूँ। डेफिनेट ऑटो सजेशन होती है, प्रिपेयर करना पड़ता है। वो जब रोल करते हैं तब प्रिपेयर करते हैं। जैसे जब खत्म होता तो स्विच ऑफ, फिर मेरा जो जो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष परोक्ष, तब मैं प्रत्यक्ष में दुर्योधन हूँ, पर परोक्ष में तो मैं पुनीत इस्सर हूँ ना, जी। फिर वो सामने आ जाता है। लेकिन कुछ चीजों में तो आपको ख्याल करना पड़ता होगा। क्या ख्याल करना पड़ता है डायलॉग दे, हाँ ये है, एक प्रिपरेशन जरूर होती है। जैसे कि भाई मैं 35 वर्ष के बाद जब दुर्योधन करता हूँ तो एक आदमी, मैं फिजिकली अपने आप को ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है, आपको ट्रेन करते रहना पड़ेगा। बिकॉज आप भाई, मैं 35 वर्ष पहले मैंने उस पात्र को किया, आज अगर करने जा रहा हूँ तो प्राण तत्व जो है उसमें जो एक जो आपको जो जील चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जी। वो तो आपको, उसके लिए आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। सर, आपके फिटनेस के भी बहुत ज्यादा चर्चे रहते हैं, तो हाँ। उसके लिए लोग मंत्र जानना चाहते हैं। थोड़ा सा आप बताएं कि आप अपने को फिट रखने के लिए क्या उसके करते लिए हैं, ये है कि कुछ there एक is टिप्स no- दे दें आप। हाँ, मैं ये कहूँगा कि भाई यू ईट राइट। आदमी बोलते हैं यू फॉलो द गोल्डन रूल, ना ज़्यादा ना कम। आदमी वर्कआउट ज़रूर करे, वो वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैं समझता हूँ कि द डीजनरेशन ऑफ द बोन स्टार्ट्स आफ्टर 20, सो तो दैट कैन बी ओनली डिलेड विथ मसल ट्रेनिंग। तो आई बीन लकी, आई बीन डूइंग मसल ट्रेनिंग, पर इसके लिए थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, कार्डियो भी करना पड़ता है। तो विथ एज व्हाट हैपेंस इज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड इट्स अ अपहिल टास्क। तो मेहनत करनी पड़ती है, वो करते हैं। एंड देन जो हमारा प्ले लिखा है उसकी रिहर्सल्स होती हैं। मुझे है कि जब भी मैं कोई शो करता हूँ उसके 10 अभ्यास मुझे पूरे करने पड़ते हैं, लाउड एकदम, तो चिल्ला के। बिकॉज आपकी आवाज़, इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल ना, आपके वोकल कॉर्ड्स पे स्ट्रेन आता है, तो उसकी भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो करते हैं। सर, जब आपने महाभारत शूट किया था उस टाइम वीएफएक्स और एनिमेशन का इतना ज़्यादा दौर नहीं था, टेक्निक जो थी वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट नहीं थी। लेकिन आज अब आप देख रहे हैं कि फिल्मों के अंदर एनिमेशन, वीएफएक्स और विजुअल इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। तो यकीनन किस तरह की परेशानियां तब आपको रही होंगी, और अब आप जो इमेजिनेशन है वो हम अच्छी तरह से कह पाते हैं। डेफिनेटली, तो कितना ज़्यादा चेंज आया है आजकल उसके जो बारे में थोड़ा सा। आपकी जो टेक्नोलॉजी हैज़ वे एडवांस, बहुत अच्छी बढ़ गई है, उससे आपका वीएफएक्स विजुअल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो वो डेफिनेटली वो हमने ये, लेकिन एक कलाकार का उस रोल को समझना, उसको तैयार करना, वो मैं कहीं समझता हूँ जो लिखावट है आजकल के जो दौर के जो राइटर्स हैं, वो वैसी राइटिंग नहीं है। तभी जो वो चीज़ अमर है आज भी, दैट इज़ वाई। और वो जो हमने किया, जो चोपड़ा साहब ने बनाया, उसको लोग आउट नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं त्रुटि कहीं रह गई होगी जो लोग नहीं कर पाए। पर तभी भी वो एक स्टोरी टेलिंग होती है, आपका लिखा हुआ कितना अच्छा है। बी.आर. चोपड़ा साहब, राही मासूम रजा साहब, जो पंडित नरेंद्र शर्मा जी थे, वो कमाल उन्होंने लिखा था। क्या आपको कमी लगती है थोड़ी सी, आप अपने उसमें भी बताएं कि मतलब आपने अपने प्ले के अंदर क्या उन कमियों को पूरा करने की कोशिश की? देखिए, हमारा तो प्ले है 3 घंटे का लाइव थिएटर प्ले है। इसके जो मेरे प्रोड्यूसर हैं वो है मिस्टर राहुल बुच्चर, उनका फेलिसिटी थिएटर उनका है, हमने मिलकर ये प्ले बनाया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पुरी जी आप बनाइए, आप अपने दिल से, बिकॉज यू आर अ मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट, सो आई नो व्हाट यू विल डू एंड आई हैव ब्लाइंड फेथ इन यू, आप करिए। तो इसमें हमने बहुत आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया है। हमने लेज़र बैकड्रॉप्स यूज़ की हैं, हमारी LED स्लाइड्स हैं बनाई हैं जो इंटरनेशनल स्तर की हैं। फिर हमारा लाइव बैकग्राउंड म्यूजिक है, रिकॉर्डेड बैकग्राउंड म्यूजिक है। आपको लगेगा आप एक 70 mm फिल्म देख रहे हैं, और जो पात्र हैं वो जीवंत, वो आपके समक्ष आपके खड़े हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए का ब्रॉडवे स्टाइल पर है कि आप एक 70 mm फिल्म देख रहे हैं, भाई आपके जो LED वॉल्स और LED स्क्रीन्स है, वो आपको उस समय का क्या जो माहौल है, हर सीन की क्या एक विजुअल है स्ट्रेंथ, वो आपको नज़र आती है। और फिर लेकिन जब पात्र आपके सामने रियल है तो वो 3D इफेक्ट हो जाता है। और फिर लाइव बैकग्राउंड म्यूजिक है, और जो हमने इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी भी यूज़ की है कि हम जो सभा जो लोग जो देख रहे हैं, हम उनको ये नहीं कि थिएटर उधर चल रहा है और ये हमने कई बार फोर्थ वॉल को ब्रेक किया है। हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो क्राउड में से आते हैं, तो लोगों को एक उत्साह, देन दे आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दैट प्ले। अब रंगभूमि है तो ऑडियंस भी रंगभूमि में बैठी हुई है। तो मेरे जो कलाकार हैं, कर्ण आया, भीम आया, दुर्योधन आया, वो रंगभूमि से गुजर के आते हैं जी। अब जब द्रौपदी का वस्त्रहरण होना है तो द्यूत क्रीड़ा चल रही है स्टेज पर। फिर एक समय जब दुर्योधन जीतता तो अपने भाई को आदेश देता, जाओ
द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीट तो यहाँ लाओ। तो वो एंट्री है वो स्टेज पर नहीं, वो क्राउड में से है, तो औरतों का दिल दहलता है कि ये क्या क्रूर ऐसा एक रोमांचकारी दृश्य है। जी जी। तो इससे क्या होता है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। फिर भगवान वासुदेव की जब एंट्री होती है, वो जब क्राउड में, तो लोग आत्मविभोर हो जाते हैं। इस तरह कुछ किया है, लोगों को पसंद आ रहा है। सर, दुर्योधन का किरदार आप निभाते आ रहे हैं, लेकिन खुद आप दुर्योधन को किस तरह से देखते हैं? मैं देखिए क्या है कि दुर्योधन इज अ कैरेक्टर, डेफिनेटली ही हैड नो ग्रेज, ही वाज कंप्लीटली वाइट और कंप्लीटली ब्लैक, यू नो, ऐसा कैरेक्टर था वो एक तरफ मित्र के लिए जान हाजिर है, और जिनसे दुश्मनी उनको उस सुई की नोक की भूमि नहीं देना चाहता। तो इट्स वो एक्सट्रीम कैरेक्टर है। बट महाभारत की जो खूबसूरती है कि ऑल द कैरेक्टर्स आर ग्रे कैरेक्टर्स। दुर्योधन भी वैसा ही है, उसमें 99.9% ब्लैक है, बट 0.1% वाइट भी है। सर, शायद इसी वजह से आपने दुर्योधन का किरदार चुना, क्योंकि चर्चे इस तरह से थे कि शायद आप कोई और कैरेक्टर आपको मिलने वाला था, लेकिन आपने कहा कि मैं दुर्योधन के किरदार को ही निभाना चाहता हूं। जी, मैंने पढ़ा था, आई वांटेड टू प्ले दुर्योधन's कैरेक्टर जी। उसको मैंने 35 वर्षों से जिया है और आगे भी जीता रहूंगा। हाँ। सर, एक रामायण में भी अब आप है ना रावण का रोल निभा रहे हैं, कहीं मैंने देखा है स्टेज प्ले में। तो क्या आपके अब आगे के और फ्यूचर प्लान्स क्या इन्हीं सब चीजों से जुड़े रहने के हैं? नहीं, मैं फिल्में कर रहा हूँ अभी। वंशज मेरा एक सोनी सब का शो आ रहा है जी, उसमें द पेट्रियार्क ऑफ द फैमिली गॉट अ ब्रिलियंट रोल इन दैट। वो वंशज शुरू हो रहा है 12 जून से, मैं वो कर रहा हूँ, फिल्में कर रहा हूँ बहुत सारी। ये थिएटर का जो शौक ये शुरू हुआ है, मैंने अपना ये महाभारत दी एपिक टेल ये प्ले किया है, एक हमने जय श्री राम बनाया है। हाँ, उसी में सर, उसी में आप उसमें मैं रावण का पात्र करता हूँ। सो वो एक भगवान राम के दृष्टिकोण से हमने पूरी रामायण अभिव्यक्त करने की कोशिश की। मैं मेरा ये है कि भाई हमारे जो दो ग्रेट एपिक्स हैं उनको आजकल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए एक 3 घंटे में करें, ताकि आजकल की जनरेशन उन्हें देखे, उन्हें समझे और सीखे। तो ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध कलाकार पुनीत इस्सर जी, जो अपने अनुभव हमसे साझा कर रहे थे। और बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी, दूरदर्शन की टीम से बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमको देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अब हम एक ऐसे गायक और संगीतकार का जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी मीठी आवाज ने 50 और 60 के दशक में लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं हेमंत मुखोपाध्याय, जिन्हें हम हेमंत कुमार और हेमंत दा के नाम से भी जानते हैं। उनकी आवाज के बारे में कहा जाता था कि मानो कोई पुजारी मंदिर में भजन गा रहा हो। इस तरह का सुकून उनकी आवाज और उनके संगीत को सुनकर मिलता था। एक ऐसे दौर में कि जब संगीतकार पश्चिमी संगीत से प्रभावित होकर मॉडर्न धुनें रच रहे थे, एक ऐसे दौर में, एक ऐसे वक्त में हेमंत कुमार ने इस तरह का संगीत निर्देशन दिया जो कानों में रस घोलता था। इसी वजह से उनके संगीत और उनकी आवाज को बहुत ज्यादा सराहना मिली। हेमंत कुमार रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। इस वजह से उन्होंने रविंद्र संगीत को फिल्म उद्योग में एक अलग पहचान दिलाई। हेमंत कुमार एक गायक, एक संगीतकार और फिल्म निर्देशक के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हुए। उन्होंने कई कामयाब फिल्मों का निर्देशन किया। तो आइए बात करते हैं हेमंत कुमार की। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। महान संगीतकार और पार्श्व गायक हेमंत कुमार हिंदी और बंगाली फिल्म उद्योग में अपने सुर और संगीत की ऐसी शानदार विरासत छोड़ गए हैं जिसकी ताजगी आज तक बरकरार है। हेमंत कुमार 1950 से 1960 के दशक के अपने हिंदी गानों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। अपने करियर में उन्होंने लगभग 2000 गाने रिकॉर्ड किए। हेमंत कुमार का जन्म ही गायन वादन के केंद्र वाराणसी में हुआ था। बाद में उनकी फैमिली कोलकाता शिफ्ट हो गई थी। हालांकि उनका परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बहारू का रहने वाला था,
जिसकी वजह से उन्हें हेमंत दा कहकर बुलाया जाता है। हेमंत दा ने शिक्षा तो इंजीनियरिंग की हासिल की, लेकिन उन्हें कम उम्री से ही संगीत में रुचि थी और उन्होंने म्यूजिक में ही करियर बनाने की ठान ली थी। दरअसल उन्हें संगीत का शौक उनके लंबे समय तक दोस्त रहे सुभाष मुखोपाध्याय से हुआ, जो बाद में बंगाली कवि बने थे और साथ ही वो गाने भी गाया करते थे। अपने बचपन के मित्र सुभाष की सहायता से हेमंत कुमार को आकाशवाणी के लिए अपना पहला बंगला गीत गाने का मौका मिला था। लेकिन कामयाब संगीतकार और गायक बनने का सफर अभी मुश्किल था। इसके बाद हेमंत कुमार ने कई रिकॉर्ड कंपनियों में ऑडिशन दिया और उन्हें ये कहकर ठुकरा दिया गया था कि उनकी आवाज गायन के लिए उपयुक्त नहीं है। इस सदमे और निराशा को मिटाने के लिए उन्होंने बांग्ला भाषा की मशहूर पत्रिका देश में कहानियां लिखना शुरू कर दिया। वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरक थे और उनकी ढेरों कविताओं को दिल से लगाए घूमा करते थे। बाद में कोलंबिया म्यूजिक ने हेमंत से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर के गीत उनकी आवाज में रिकॉर्ड करके बिक्री के लिए लोगों के बीच उतारे, जिसे लोगों की सराहना मिली। पार्श्व गायक के रूप में उनका करियर बंगाली फिल्म निमाई सन्यास से शुरू हुआ। ये फिल्म 1941 में रिलीज हुई थी। धीरे धीरे हेमंत कुमार बंगला फिल्मों में बतौर संगीतकार अपनी पहचान बनाते चले गए। इस दौरान हेमंत कुमार ने कई बंगला फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें हेमेन गुप्ता निर्देशित कई फिल्में शामिल थीं। कुछ समय बाद जब हेमेन गुप्ता मुंबई आ गए तो उन्होंने हेमंत कुमार को भी मुंबई आने का आमंत्रण दिया। वर्ष 1951 में फिल्मिस्तान के बैनर तले बनी उनकी पहली हिंदी फिल्म आनंद मठ में हेमेंत गुप्ता ने हेमंत कुमार को संगीत देने का मौका दिया। इस फिल्म का संगीत कामयाब रहा। आनंद मठ फिल्म की सफलता के बाद हेमंत दा बतौर संगीतकार बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए थे। इस फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड वंदे मातरम आज भी श्रोताओं में भाव ला देता है। हेमंत कुमार की किस्मत बदलने वाली थी। फिल्म उद्योग में उनकी मेहनत को देखते हुए एस.डी. बर्मन ने उन्हें अपनी फिल्म जाल के लिए ब्रेक दिया। इस फिल्म का गीत ये रात ये चांदनी फिर कहा बड़ा हिट हुआ और हेमंत दा ने प्रमुख पार्श्व गायक के रूप में यहाँ अपनी स्थिति मजबूत की। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। हेमंत दा ने म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। उन्होंने कई फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया, लेकिन वर्ष 1954 में हेमंत कुमार के संगीत से सजी फिल्म नागिन ने उन्हें संगीत निर्देशक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसका एक गीत मन डोले मेरा तन डोले एक प्रतीक बन गया, जो भारतीय मन में सपेरों के साथ आज भी स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे। नागिन की सफलता के बाद वे जागृति, 20 साल बाद और खामोश सहित कई फिल्मों के संगीत निर्देशक बने। तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। संगीत निर्देशक और गायक के साथ ही उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के संगीत से लगाव के परिणाम में ही उन्होंने गीतांजलि प्रोडक्शन नाम से फिल्म कंपनी की स्थापना की, जिसका पहला निर्माण नील अक्षर नीचे था। इस फिल्म ने राष्ट्रपति स्वर्ण पदक हासिल किया। इस प्रोडक्शन तले 20 साल बाद और खामोशी जैसी फिल्में रिलीज हुई। फिल्म खामोशी हर मानक पर अपने समय से बहुत आगे की फिल्म थी। संगीत से लेकर अपने कंटेंट, रूपक से लेकर किरदार के डिजाइन तक हर बात में अपने जमाने का बहुत मॉडर्न सिनेमा था। एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। उनके मित्र और संगीतकार सलील चौधरी का हेमंत कुमार के लिए कहना था
कि ईश्वर यदि गाता होता तो उसकी आवाज हेमंत जैसी होती। और कंठ कोकिला लता मंगेशकर द्वारा कहा जाना कि उनको सुनते हुए ये लगता है कि जैसे कोई साधु मंदिर में बैठकर भजन गा रहा हो। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे। हेमंत दा रहस्यमयी और रोमांचक फिल्में बनाने पर ज्यादा विश्वास रखते थे और कमाल की बात ये है कि उनकी फिल्मों का संगीत कहानी पर भारी पड़ता था। हेमंत कुमार ने लता जी, गीता दत्त व आशा भोसले तीनों गायिकाओं से गीत गवाए। विशेष बात ये रही कि तीनों द्वारा गाए गीत अलग अलग टोन के हैं। धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार, कोई आता है। ऐसो दिया में समाई गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझ आए गया रे, हर आहट पे समझ आए गया रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। वर्ष 1989 में हेमंत कुमार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में माइकल मधुसूदन अवार्ड लेने गए हुए थे, जहां उन्होंने एक संगीत समारोह में प्रस्तुति दी। इसके बाद वो भारत लौटे, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक आ गया और 26 सितंबर 1989 को महान संगीतकार हेमंत कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी उनके गीत फिजा में गूंजते रहते हैं। ऐसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। तो सिनेमा की दुनिया के आज के इस खास एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए कुछ और नया और कुछ खास लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।